तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर, दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत। दोस्तों, इस चैनल पर मैं डेली डिस्कस करता हूँ डेली इकोनॉमी न्यूज़ और आज 12 अक्टूबर 2025। दोस्तों, आज एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ सामने आई है और न्यूज़ आई है रिगार्डिंग आईडीबीआई बैंक। पिछले कुछ साल से लगभग 4-5 साल से दोस्तों आईडीबीआई बैंक को गवर्नमेंट बेचने का प्रयास कर रही है। वो प्रयास बिल्कुल अब बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुका है दोस्तों। इस साल के एंड तक गवर्नमेंट ने ऐसा डिसाइड कर लिया गया है कि हम आईडीबीआई बैंक को सेल कर देंगे। तो ये पूरा मैटर क्या है, इससे पहले आप न्यूज़ देखें। फेयरफैक्स एक बेसिकली एक प्राइवेट फर्म है। फेयरफैक्स इमर्जेज एज फ्रंट रनर टू एक्वायर गवर्नमेंट एलआईसी स्टेक इन आईडीबीआई बैंक। बेसिकली आईडीबीआई बैंक में गवर्नमेंट का और आईडी एलआईसी का कुछ स्टेक है। उस स्टेक को खरीदने में सबसे फ्रंट रनर कौन है दोस्तों? तो फेयरफैक्स है। तो आज दोस्तों आईडीबीआई बैंक के बारे में हम पूरा जानेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे। इसका हिस्ट्री हिस्ट्री क्या थी, कब इसकी स्टार्टिंग हुई, कब ये बैंक बना, अब गवर्नमेंट इसको सेल क्यों कर रही है, सब कुछ के बारे में दोस्तों आज हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं। देखो, आईडीबीआई की फुल फॉर्म होती है, आप सब लोगों ने नाम देखा होगा। आईडीबीआई बैंक बहुत सामान्य बात है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, ये पहला वो बैंक दिख रहा होगा आपको जिसका नाम में कोई सेक्टर लग रहा है, एग्रीकल्चर नहीं लग रहा, इंडस्ट्रियल लग रहा। तो एक तो इससे स्पष्ट होता है कि इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए ये बनाया गया था। तो आज इसका पूरा हम एनालिसिस करेंगे ए टू जेड। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत हेतु है एस्टेब्लिशमेंट। बेसिकली जो आईडीबीआई, इसकी स्थापना दोस्तों 1964 में हुई थी। और स्टार्टिंग में दोस्तों ये कोई बैंक नहीं था। मैं आपको बता दूं, जो आईडीबीआई की स्थापना दोस्तों 1964 में एक पार्लियामेंट के एक्ट के माध्यम से हुई थी। पार्लियामेंट ने एक आईडीबीआई एक्ट पास किया था। उस एक्ट के माध्यम से इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। और शुरुआत में दोस्तों इसका जो मालिक था, 100% ओनर था, वो आरबीआई था। बेसिकली आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आईडीबीआई की जब स्थापना हुई थी 1964 में, तब इसकी 100% दोस्तों ओनरशिप किसके पास थी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास थी, न कि गवर्नमेंट के पास में। तो बेसिकली इट इज established इन 1964 by Act of Parliament एज होली ओन्ड सब्सिडी ऑफ आरबीआई। आरबीआई की 100% सब्सिडी के रूप में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों, इसकी स्थापना कोई बैंक के रूप में नहीं हुई थी। बेसिकली ये एक डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के रूप में हुई थी। डीएफआई, डीएफआई एक इकोनॉमिक्स में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। ये बैंक नहीं है दोस्तों। बैंक क्या काम करता है? डिपॉजिट लेता है और विभिन्न सेक्टर्स को लोन देता है। लेकिन जो डीएफआई होता है दोस्तों, डीएफआई का कंसेप्ट इंडिया में कोई नया नहीं है। डीएफआई आजादी के बाद से कई सारे डीएफआई इंडिया में बने हैं। कभी डीएफआई डिटेल में डिस्कस करेंगे। इवन आईसीआई बैंक जो आज के डेट में बैंक है दोस्तों, ये भी एक जमाने में डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, डीएफआई था। तो दोस्तों, बेसिकली इसकी स्थापना का उद्देश्य था 1964 में कि भारत में जो उस टाइम क्या आजादी के बाद से नया नया ग्रोथ कर रहा था। तो इंडस्ट्री सेक्टर के लिए बड़ी मात्रा में लोन या पैसे की आवश्यकता थी डेवलपमेंट के लिए। तो ऐसे में कौन दे पाएगा? बैंक की इतनी क्षमता नहीं थी। तो एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन बना दिया जो क्या करेगा? इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग करेगा। इसलिए दोस्तों इसका नाम क्या है? इंडस्ट्रियल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ऐसा कोई नाम नहीं है। इसका नाम ही क्या है? इंडस्ट्रियल। ये बेसिक इसका ऑब्जेक्टिव था जब 1964 में इसकी स्थापना हुई थी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। दोस्तों, डीएफआई आम जनता से पैसा डिपॉजिट नहीं लेते। बेसिकली डीएफआई को उनका जो उद्देश्य होता है, गवर्नमेंट इसको एक एक्ट के माध्यम से बनाती है। कुछ पैसा इसमें गवर्नमेंट लगाती है, कुछ प्राइवेट शेयर होल्डर्स लगा सकते हैं। और ये पैसा दोस्तों मार्केट से, शेयर मार्केट से बॉन्ड, डिबेंचर या जारी करके पैसा उठाता है, या फिर कई जगह बोरोइंग करके पैसा कलेक्ट करता है। लेकिन जनरली पब्लिक से ये दोस्तों डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते। तो अभी लेटेस्ट में आपने सुना होगा एक डीएफआई बनाया 2021 में, नापिड, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इसकी स्थापना किस रूप में हुई है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे हो गया, रोड हो गया, इसके फाइनेंसिंग के लिए ये नाफिड की स्थापना करी थी। तो नाफिड का भाई मान लो इसको, आईडीबीआई को, 1964 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस करना। ठीक है बात। लेकिन दोस्तों 1976 में इसकी ओनरशिप किसके पास में आ गई? ओनरशिप ट्रांसफर टू गवर्नमेंट। 1976 में ये क्या बन गया? गवर्नमेंट की ओनरशिप में आ गया। आरबीआई से इसकी ओनरशिप ट्रांसफर किसके पास कर दी? गवर्नमेंट के पास कर दी। अब इसका 100% मालिक कौन बन गया? गवर्नमेंट बन गई। ठीक है बात यहाँ तक। हेडक्वार्टर आप सबको ध्यान होना चाहिए, मुंबई में दोस्तों। आईडीबीआई का आज की डेट में हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई है। मुंबई देश की फाइनेंशियल कैपिटल तो है ही। और अधिकांश बैंकों का हेडक्वार्टर से कहाँ होता है? तो मुंबई में होता है दोस्तों। अब दोस्तों मैंने बताया कि आईडीबीआई की स्थापना क्या हुई थी? आईडीबीआई की स्थापना 1964 में हुई थी। और दोस्तों 1964 से लेकर 1991 तक इसने बहुत अच्छा काम किया। 1964 से लेकर 1991 तक, जब तक हमने एलपीजी रिफॉर्म नहीं किया था। क्या नहीं किया था? एलपीजी रिफॉर्म हम लेकर नहीं आए थे। उससे पहले तक इसने बहुत अच्छा काम किया। कई सारे बड़े बड़ी इंडस्ट्री इंडिया में जो डेवलप हुई ना, वो इसके सहयोग से हुई है दोस्तों, आईडीबीआई के सहयोग से हुई। 1991 के बाद दोस्तों बैंकिंग का काफी कमेटी वगैरह आ गई थी। बैंकिंग को काफी लिबरलाइज कर दिया। तो ये बैंक के सामने दोस्तों ये आईडीबीआई टिक नहीं पाया। तो फिर धीरे-धीरे गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना ये डीएफआई को क्या किया जाए? डीएफआई को दोस्तों बैंक का दर्जा दिया जाए। इसी क्रम में दोस्तों आईसीआई को भी क्या किया गया था? बैंक ही बनाया गया था। इसी क्रम में दोस्तों 2004 में जो गवर्नमेंट है, बेसिकली गवर्नमेंट ने इसको क्या किया? कमर्शियल बैंक का दर्जा दे दिया। जो कमर्शियल बैंक होते हैं हमारे, चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो,
प्रकार के इनका बराबर दर्जा दिया। तो 2004 में फाइनली आईडीबीआई क्या बन गया? आईडीबीआई बैंक बन गया डीएफआई से लेकर। यहाँ तो कोई आपको प्रॉब्लम? इसके बाद बचता है तो अब दोस्तों गवर्नमेंट तो चलो इसकी मालिक बन गई थी। 1976 में आरबीआई से ओनरशिप किसके पास चल गई थी? गवर्नमेंट के पास चल गई थी। लेकिन एलआईसी कहाँ से आ गया मैदान में? एलआईसी का तो काम भी नहीं है। जितने में बैंक है उन सबके ओनर कौन होते हैं? गवर्नमेंट ही होती है, लेकिन एलआईसी कहाँ से कूद गया? दोस्तों ये 2004 में बैंक तो बन गया, लेकिन इसकी स्थिति फाइनेंशियल स्थिति फिर भी ठीक नहीं हो पाई। इसका एनपी रेशियो बहुत ज्यादा था। क्या था? एनपी रेशियो इज वेरी हाई। फाइनेंशियली क्या था? एनपीएज वाज वेरी हाई, फाइनेंशियल वीक था बहुत ज्यादा। अब इसमें पैसे डालने की आवश्यकता थी, नई पैसा कौन लगाए? गवर्नमेंट पैसा लगाना नहीं चाहती थी। तो 2019 में गवर्नमेंट ने क्या किया? एलआईसी को राजी किया। भाई एलआईसी क्या गवर्नमेंट कंपनी है? गवर्नमेंट कहेगी, एलआईसी की दम नहीं है मना करने की। तो 2019 में एलआईसी को पटाया गवर्नमेंट ने। क्या किया? इसमें दोस्तों इसको राजी किया कि भाई आप क्या करो, इसमें पैसा लगाओ। तो एलआईसी ने लगभग 21,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा दोस्तों आईडीबीआई में लगाया और 51% शेयर होल्डिंग खरीद ली इसमें। समझो बात को। 2019 में इसकी आईडीबीआई की स्थिति बहुत वीक हो गई थी। अब चाहते तो गवर्नमेंट पैसा लगा दी उसमें, लेकिन गवर्नमेंट ने उसमें पैसा ना लगा के एलआईसी से पैसा लगवाया और लगभग 21,000 करोड़ रुपए का आसपास दोस्तों एलआईसी ने जो आईडीबीआई बैंक है उसमें निवेश किया और 51% मालिकाना हक में अपने पास ले लिया इस पूरी राशि से। और दोस्तों चूंकि अब जब 51% किसने खरीद लिया? एलआईसी ने खरीद लिया, तो ये पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं था। पब्लिक सेक्टर बैंक की परिभाषा आपने मुझे बताई होगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शेयर होल्डिंग 51% ज्यादा होनी चाहिए। एलआईसी तो एक कंपनी है दोस्तों, एलआईसी कोई गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करती। तो चूंकि अब जब फाइनेंस मिनिस्ट्री से इसका शेयर होल्डिंग कम हो गया, तो इसको आरबीआई ने क्या दर्जा दिया? तो आरबीआई रीकैटेगराइज, आरबीआई ने इसको रीकैटेगराइज किया किसके रूप में? प्राइवेट सेक्टर बैंक के। तो दोस्तों आप लोगों को इसको जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए, आज की डेट में 2025 में भी जो आईडीबीआई बैंक है कोई पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है। जब हम पब्लिक सेक्टर बैंक पढ़ते हैं तो इंडिया में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है, आईडीबीआई उनमें शामिल नहीं है। आईडीबीआई आज की डेट में क्या है? प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, निजी क्षेत्र का बैंक है। क्योंकि गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग इसमें 51% से कम रहेगी। मैं बताऊंगा कितनी है। तो इसके बाद में आज की डेट में दोस्तों 2025 में आईडीबीआई बैंक में किसकी शेयर होल्डिंग कितनी है? तो दोस्तों भारत सरकार की शेयर होल्डिंग कितनी है? 45.48%। इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शेयर होल्डिंग इसमें 51% से कम होगी, इसलिए इसको क्या किया गया? प्राइवेट सेक्टर का बैंक दर्जा दिया गया। तो आज की डेट में आईडीबीआई क्या है? प्राइवेट सेक्टर का बैंक। तो इंडियन गवर्नमेंट का 45% शेयर होल्डिंग होगी। एलआईसी की दोस्तों 51 थी, कुछ बेच दी, 49.24% शेयर होल्डिंग होगी। तो इन दोनों को मिला के दोस्तों कितनी होगी? लगभग 94% के आसपास शेयर होल्डिंग है। हालांकि देखा जाए दोनों को मिला के तो ये आज भी सरकारी है, लेकिन चूंकि नॉर्म्स के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शेयर होल्डिंग 51% से ज्यादा हो, उसको पब्लिक सेक्टर बैंक कहते हैं। इसलिए इसको आईडीबीआई को क्या माना जा रहा है? प्राइवेट सेक्टर का बैंक आरबीआई मानता है। ठीक है बात इसको। तो 45% तो गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है, 49% दोस्तों इससे की एलआईसी शेयर होल्डिंग है। अब बेचा जा रहा है तो क्या बेचा जा रहा है इसके बारे में हम जानेंगे दोस्तों। तो नाउ व्हाट गवर्नमेंट और एलआईसी वांट टू डू। दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एलआईसी दोनों मिलकर ये प्रयास कर रही है कि भाई जो 90% के आसपास शेयर होल्डिंग है उसमें से 60.72% बेच दिया जाए। गवर्नमेंट एलआईसी वांट्स टू सेल देयर स्टेक इन आईडीबीआई बैंक टू प्राइवेट फर्म। गवर्नमेंट क्या चाहती है? जो उनकी शेयर होल्डिंग है 45%, 49%, टोटल 90% से ज्यादा है, उसको बेच दिया जाए। कितना के परसेंट? यार पूरा नहीं बेच रहे। गवर्नमेंट एंड एलआईसी दोनों मिलकर 60% से ज्यादा शेयर होल्डिंग बेच रही है। अब चूंकि 60% ज्यादा कोई कंपनी खरीद लेगी, कोई प्लेटफॉर्म खरीद लेगी, इट मीन वो उसका मालिक हो जाएगा। भाई कोई भी कंपनी में 51% से ज्यादा होते हैं क्या होता है? उस कंपनी का मालिक हो जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति इस 60% शेयर होल्डिंग को खरीद लेगा, इट मीन आईडीबीआई बैंक का मालिक वो हो जाएगा। ठीक है बात यहाँ तक। तो अब आईडीबीआई सेल में क्या चल रहा है? तो दोस्तों कलेक्टिव क्या कर रहे हैं? जो 60.7%, 60.72%, 60.72% शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट और एलआईसी के द्वारा बेची जा रही है। गवर्नमेंट बेच रही है 30.48% और एलआईसी बेच रही है 30.24%। ये दोनों मिलकर दोस्तों टोटल 60.72% शेयर होल्डिंग बेच रही है। अब गवर्नमेंट कई टाइम से प्रयास कर रही है। इसका प्रयास दोस्तों 2021 से चल रहा है, आज चलते चलते लगभग 4 साल से ज्यादा पूरे हो गए, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट इसको सफल नहीं हो पा रही है। हालांकि अब लोग लगता है कि दोस्तों इस साल के एंड तक, मतलब मार्च 2026 तक ये काम पूरा हो जाएगा। जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है उसने तो दोस्तों इसको 2021 में क्या किया गया था? ये सेल को अप्रूव कर दिया गया था। काफी टाइम से गवर्नमेंट प्रयास कर रही थी, बीच में कोई सेल नहीं मिला था, लेकिन अब गवर्नमेंट अब फाइनल स्टेज में दोस्तों करंटली दोस्तों 2 फर्म इसकी पूरी दावेदार है। 2 फर्म से ना बेसिकली आईडीबीआई को खरीदने के लिए दावेदारी कर रही है। एक तो नाम पढ़ो, फेयरफैक्स फाइनेंशियल। क्या है? फेयरफैक्स फाइनेंशियल। और दूसरा कोटक महिंद्रा बैंक। लीडिंग द रेस, दोनों ये दौड़ में है। उसमें भी सबसे ज्यादा जो दौड़ में है दोस्तों फेयरफैक्स फाइनेंशियल है। लगभग $7 बिलियन के आसपास दोस्तों इसका गवर्नमेंट को ऐसा उम्मीद है कि गवर्नमेंट और एलआईसी लगभग $7 बिलियन, $7 बिलियन को हम कन्वर्ट करें तो $700 करोड़। 700 करोड़ डॉलर को हम आगे करें तो 700 को दोस्तों 90 से मल्टीप्लाई करें तो लगभग 63,000 करोड़ रुपए के आसपास ऐसा माना जा रहा है कि गवर्नमेंट और एलआईसी को इस सेल से इनकम होगी। अब थोड़ा सा बात हम फेयरफैक्स फाइनेंशियल के बारे में जानेंगे। तो फेयरफैक्स जो फाइनेंशियल है बेसिकली
इसकी स्थापना जो इंडियन कनाडियन बिजनेसमैन है, भारत के ही हैं, लेकिन अभी कनाडा में रहते हैं दोस्तों, बिजनेसमैन का नाम आप जानना चाहिए, प्रेम वत्स, जो इंडियन कनाडियन बिलियनर है, बेसिकली अरबपति हैं, भारतीय कनाडा के, कनाडा में रहते हैं, प्रेम वत्स, जिसने ये फेयरफैक्स फाइनेंस की स्थापना करी थी, जिसका हेडक्वार्टर बेसिकली टोरंटो में है। कहाँ है? टोरंटो, कनाडा में है दोस्तों। तो ये फेयरफैक्स फाइनेंशियल है, जल्दी आपको इसका न्यूज़ मिल जाएगी कि कौन इसको परचेज़ कर रहा है, क्या ये फेयरफैक्स फाइनल हो जाएगी डील या कोटक महिंद्रा भी इसमें दौड़ में शामिल होगा, ये तो भविष्य में पता लगेगा। लेकिन सब मान रही गवर्नमेंट कि मार्च एंड तक तो, मार्च 26 तक तो हम इसको सेल आउट कर ही देंगे। दोस्तों आज का पूरा मैटर इतना ही था, हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।